हाय गाइस, हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। लास्ट एक सेशन है न्यूट्रिशन पार्ट 2 वाला, वो रह गया था। तो ये वाला सेशन मैंने न्यूट्रिशन पार्ट 2 में कर दिया है। एक सेशन जो गलती से सैटरडे लग गया था शायद, या संडे लग गया था, आई डोंट नो, वो वाला सेशन नहीं हुआ है। तो उसमें कुछ है भी नहीं, है ना, वो क्लास ही नहीं हुई। तो ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट मैंने इसी में कर दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक मत होना कि मैम न्यूट्रिशन वाला नहीं हुआ है। ये आज वाला सेशन न्यूट्रिशन पार्ट 2 वाला ही रहेगा, ओके। और जैसा थंबनेल में या फिर टॉपिक नेम लिखा हुआ है बस वैसे ही चल रहा है, तो ज़्यादा लोड लेना मत, ठीक है, ओके। चलो अब देखिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज आपने उससे क्या पूछे, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही बेसिक तरीके से हमने समझ लिया था, है ना। आज थियोरी वाला थोड़ा सा पोर्शन है, तो थियोरी वाला देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो थियोरी के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जब हम अगर जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो एक बार रिफ्रेश कर लेना, लिख दो यहाँ पे कि रिफ्रेश कर लो। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिकली होते क्या हैं। तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बेसिकली एक प्रकार के मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो? तो यहाँ पर हमने बोला भाई मैक्रो, तो मैक्रो का मतलब हो गया कि लार्ज जो है वो कंपोनेंट है, और ये बाद में चलकर जो है वो माइक्रो का रूप लेंगे, है ना। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। रिफ्रेश कर लो भाई जिसको नहीं दिख रहा है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब हम बात करें कि ये हर चीज में मिलेगा। आप लोगों को पता है ना कि शुगर के अंदर भी ये आप लोगों को देखने को मिलता है। किसके अंदर मिलता है बेटा? शुगर के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। स्टार्च भी इसी का एग्जाम्पल है। जैसे चावल मांड जो होती है, अब वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड है। वो क्या है बेटा? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। मैक्रो का मतलब है बड़ा, तभी तो इसका डाइजेशन हो रहा है। अगर माइक्रो होता तो उसका डाइजेशन थोड़े ना होता। मैक्रो है इसलिए उसका डाइजेशन हुआ। माइक्रो में एग्जाम्पल आ गया विटामिन, तो विटामिन का थोड़े ना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि भाई फैट और प्रोटीन जो है वो भी बेसिकली क्या होते हैं? मैक्रो ही होते हैं, है ना। ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमने क्या कहा, मैक्रो के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है क्योंकि इसका भी डाइजेशन होता है। प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है। और प्रोटीन के अलावा फैट आ रहा है, तो फैट का भी डाइजेशन होता है। ये तीन तो आते हैं आपके मैक्रो के अंदर, और बाकी जो आएंगे विटामिन आएंगे, फाइबर्स आएंगे, है ना। ये सारे के सारे किस में आएंगे? साल्ट उसमें आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे चीज समझ में इतनी। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि ये तो हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर हम आगे चलते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो हमने कल ये भी बताया था कि हमारे पास में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो CHO की फॉर्म में होते हैं, और इनका रेशो कितना होता है? 1:2:1। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ ली थी, ठीक है ना। वही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ दे रखा है तो उसका थोड़ा सा तुम लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट चीज की बात की कि भाई अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में सबसे पहले क्या आता है? हमारे पास में ये थियोरी तुम्हें दे दी, तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। थियोरी तुम्हें दे ही दी है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके साथ दिक्कत आ सकती है, जो बार बार पढ़ चुके हैं उनके साथ दिक्कत नहीं आएगी। थियोरी यहाँ पे दे दी, तो जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि मैडम थियोरी कैसे करेंगे, तो थियोरी वाला पोर्शन भी यहाँ पर ही मैंने साफ ही दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं देखने की जरूरत है ना। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आगे हम लोगों ने बोला मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड के सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखने और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। तो हमने बोला मोनोसेकेराइड के बारे में, तो मोनोसेकेराइड आप लोगों का क्या क्या एग्जाम्पल में आएगा? मोनोसेकेराइड के अंदर सिर्फ आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल के अंदर आपके पास में क्या आया? जैसे कि मैनोज, तो आपसे पूछ लिया भाई मैनोज किसका एग्जाम्पल है। आपसे पूछ लिया गैलेक्टोज, है ना, तो गैलेक्टोज किसका एग्जाम्पल है ना। या फिर आप लोगों से पूछ लिया फ्रक्टोज, या फिर एटसेट्रा। तो ये सब हो गए। अच्छा, फ्रक्टोज की मैं बात करती हूँ। फ्रक्टोज की जब मैं बात करती हूँ तो फ्रक्टोज इज एन एग्जाम्पल, जो कि आपका क्या होता है? फ्रक्टोज आप लोगों का फ्रूट शुगर होता है, जिसे जिसे हम फ्रक्टोज कह रहे हैं। वो फ्रक्टोज अपना क्या होता है बेटा? फ्रूट शुगर होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज अपना फ्रूट शुगर होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ग्लूकोज की अगर मैं बात करती हूँ तो ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से जान रहे हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। क्योंकि फ्रूट जो होते हैं ना, फ्रूट,
उनके अंदर जो मीठा मीठा जो टेस्ट आता है ना, हिंदी मीडियम में है तो हिंदी भी दे रखा है मेरे बच्चे, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश भी दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी दोनों ही मैंने दे रखे हैं, ज्यादा निश्चिंत रहो, ज्यादा टेंशन मत लो। तो हम क्या कह रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड। लास्ट सेशन में मैंने बता दिया था कि मोनोसेकेराइड जो है वो कैसे बन रही है। सबसे छोटा वाला मोनो हो गया, दो मोनो मिल गए तो डाई हो गया। याद आ रहा है, लास्ट सेशन में यही बोला था ना। और जब बहुत सारे हो जाते हैं तो पॉली हो जाता है। आई कि नहीं आई है, आ गई ना चीज समझ में। ये सारे के सारे तुम्हें नोट्स दे रही हूँ, ये एज इट इज है, इसके अंदर इतनी रामायण लिखी हुई है कि तुम पढ़ते ही चले जाओ, है ना। तो मैं तो यहाँ पर मेन मेन चीजें पढ़ा रही हूँ तुमको, क्योंकि कई बोलते हैं बच्चे मैडम लिखेंगे कैसे, तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं दे रही हूँ तुमको लिखा हुआ। अब हैंड रिटन हो चाहे इस तरह से दे रही हूँ, बात तो एक ही है ना बेटा। और मेरी राइटिंग तुम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे अगर हैंड रिटन नोट्स दे दिए, तो सही में चक्कर खा के गिर जाओगे। समझ आया? है ना। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं गैलेक्टोज। जो गैलेक्टोज होती है ना, इसको हम ब्रेन शुगर कहते हैं। गैलेक्टोज जो है उसको हम लोगों ने क्या कहा, ब्रेन शुगर। कई लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैलेक्टोज, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज। दोनों के फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका फॉर्मूला भी यही है। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाली शुगर है, ये मोनोसेकेराइड है। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है मैडम, CH2OH तो इधर भी है, CH2OH तो इधर भी है, इधर कार्बन OH, इधर भी OH, इधर भी कार्बन। लेकिन यहाँ देखो, इस वाले कार्बन के अंदर हाइड्रोजन इस तरफ है, और इस वाले कार्बन में OH जो है वो इस तरफ है। तो बस इतनी इतनी इनकी लोकेशन का डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, इनकी लोकेशन का जो है वो डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। समझ आया कि नहीं आया? अभी तक जितने लोगों को ये बात समझ में आई वो पहले थम्स अप करो। पहले पढ़ लिया करो यार, आखिरी में पूछा करो ना, पहले पढ़ लिया करो। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, आ गई चीज समझ में? तो थोड़ा सा सिर्फ अभी क्या, अभी बाकी सब चीजें भूलकर पहले जो पढ़ा रही हूँ ना वो पढ़ लो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी जो जो इतना दिमाग में चल रहा है, खाली घड़े में ही दिमाग घुसेगा कुछ, भरा हुआ घड़ा ज्ञान निकालेगा ही। समझ रहे हो तुम? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम पहले जो पढ़ा रही हूँ उस पे फोकस करो। मोनोसेकेराइड क्या है उसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में ही पढ़ाया था। छोटा छोटा वाला सेकेराइड मोनोसेकेराइड होता है, ये मैं लास्ट सेशन में पढ़ा चुकी हूँ तुमको। अब मेरी गलती नहीं है कि तुमने लास्ट सेशन नहीं पढ़ा, है ना। अब मैं कब तक ऐसे ही ऐसे पढ़ाती रहूंगी कि भाई पहले पीछे वाला रिवाइज करवाऊंगी, तो फिर तो पढ़ लिए बेटा अपन, फिर तो हो लिया अपना न्याल पूरा। तो ये तो हो गया मोनोसेकेराइड, चल जाओ भैया तुमको क्या हुआ है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद में मोनोसेकेराइड के अंदर और डीप पढ़ना है तुमको, तो मोनोसेकेराइड में भी और डीप होता है, मोनोसेकेराइड में भी और काफी सारा डीप होता है। कैसे डीप होता है इसे समझिए, है ना। तो मोनोसेकेराइड की बात करती हूँ तो यहाँ पर और डीप पढ़ना है तो ट्रायोजेस भी होता है, टेट्रा। अब ट्रायोजेस को तीन, जिसमें 3 कार्बन वाला हो, है ना, टेट्रोएस जिसमें 4 कार्बन वाला हो, पेंटोएस जिसमें 5 कार्बन वाला हो, हेक्टोएस जिसमें 6 कार्बन वाला हो, हेप्टोएस जिसमें 7 कार्बन वाला हो। पर इतना डीप तुमसे पूछते नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा समझदार होते हैं जिनको बहुत डीप पढ़ना होता है, तो ये वाला पेज सिर्फ उनके लिए है ना, जिसको बहुत सारा डीप पढ़ना होता है। बाकी इतना कभी नहीं पूछा जाएगा। इतना समझ में आया तुम लोगों को, है ना। नोट्स यही दे दूंगी PDF, यही, इससे ज्यादा और क्या डीप पढ़ोगे यार। मेरे को जितना डीप पढ़ाना है ना उतना सारा डीप पढ़ा दिया। अब ट्रायोज के अंदर एग्जाम्पल देख लो, ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। टेट्रोएस के अंदर एग्जाम्पल हो गया अपने लोगों का एंथ्रियोज हो गया, ठीक है। तो दे ऑल आर एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। अब बात कर रहे हैं डाइसेकेराइड की, है ना। दिमाग हिला देना, तो बस वैसे नोट्स दे रही हूँ, मुझे पता है कई लोगों को आदत है ऐसी। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड। क्या बोला, डाई, डाई मतलब दो, सेकेराइड मतलब सेकेराइड, यानी कि दो मोनोसेकेराइड अगर मिल जाएंगे, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज गैलेक्टोज मिल गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल गया, है ना, फ्रक्टोज गैलेक्टोज मिल गया, तो ये मिलकर जब कुछ बनाते हैं तो उसको हम डाइसेकेराइड के नाम से जानते हैं। ये सब मिलकर जो बनाते हैं उसको हम डाइसेकेराइड के नाम से जानते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना है, जैसे कि सुक्रोज, चीनी। और चीनी के लिए तो उस दिन भी मैंने बताया था ना कि क्या किया था मैंने, याद करो मैंने क्या बोला था, C6H12O6 प्लस C6H12O6 क्या बनना चाहिए था, C12H24O12। लेकिन मैडम मैंने क्या बोला था, पेंट फट जाती है जब वापस जोड़ते हो तो कुछ ना कुछ साइज छोटा हो जाती है। ये वाला एग्जाम्पल भी दिया था, याद आया किसी को पेंट वाला एग्जाम्पल दिया था, कितने लोगों को दिया था पेंट वाला एग्जाम्पल। अब देखो टिक कर पढ़ोगे तो समझ में आएगा,
भग लोगे तो नहीं समझ में आएगा, जितना लाइव समझ में आएगा उतना रिकॉर्डेड नहीं आएगा समझ में, इस बात का ध्यान रखना। तो हमने क्या कहा था, एक H2O निकल गया तो C11 H22 सॉरी C12 H22 O11, तो ये फॉर्मूला है आपके सुक्रोज का। तो यहाँ पर यही लिखा है कि डाइसेकेराइड में एग्जाम्पल आ गया सुक्रोज, फिर आ गया आपके पास में लैक्टोज, फिर आ गया माल्टोज। तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, सुक्रोज तो चीनी होती है ना, समझ में आया है ना। और इसके अलावा जैसे मैंने बात की लैक्टोज, अब लैक्टोज किस में होगी, तो कितने लोग हैं जो एसएससी वाले चैनल पर 5 बजे वाली क्लास देखते हैं, कितने लोग हैं एसएससी वाले चैनल पर जो 5 PM वाली क्लास देखते हैं जो डेली होती है एसएससी अड्डा 24/7 पर, कितने लोग हैं जो 5 बजे वाली क्लास देखते हैं। अब जो क्लास देखते हैं ना उनको पता होगा, अभी कल परसों ही बता रही थी मैं कि दूध की जितनी भी बातें होती है ना, दूध वाली 5 बजे डेली सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का, तो वो जरूर से देखना। कल वाली क्लास हुई नहीं तो कैसे मिलेगी बेटा, है ना। तो मजा आया नितेश। तो हमने कहा कि आज जो 5 बजे वाली क्लास है ना उसमें मैं चीख चीख कर बोलती हूँ, क्या पढ़ाया था मैंने चीख चीख कर, कि भैया दूध के अंदर जितनी भी चीजें होती है ना, जैसे दूध का बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, है ना, जैसे कि मैंने बोला दूध की शुगर लैक्टोज, है ना, दूध का एसिड लैक्टिक एसिड, समझ में आ रहा है। दूध के घनत्व को किससे देखा जाता है, डेंसिटी को किससे देखा जाता है, लैक्टोमीटर से। तो आप समझो कि लैक्टो लैक्टो सब में दूध दही छाछ पनीर मक्खन इनकी बातें आ रही होती है ना, तो उन्हीं को ही देखते हैं। तो जितने लोग नहीं देखते हैं ना वो डेफिनेटली क्या करेंगे, वो डेफिनेटली सेशन जरूर देखेंगे। मैं बता रही हूँ तुम्हारी साइंस ना इधर पढ़ने और उधर क्वेश्चन करने से कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो तुम्हें आता नहीं होगा, यकीन मानो। तो 5 बजे वाली क्लास देख लिया करो। तो ये जो दूध की बात हो रही है तो लैक्टोज के बारे में, लैक्टिक के बारे में, लैक्टोबैसिलस के बारे में, लैक्टोमीटर के बारे में कुछ भी बोले तो किसकी बात हो रही है भाई, दूध की बात हो रही है ना। तो दूध में पाई जाती है शुगर, तो इसे मिल्क शुगर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, मिल्क शुगर, है ना। तो मिल्क शुगर बताया, ब्लड शुगर बताया, फ्रूट शुगर बताया, ब्रेन शुगर बताया, ठीक है ना। चलिए आ गई चीज समझ में। तो ये वाली बात इसी तरीके से देखो, इतनी स्ट्रक्चर्स अपनों को याद नहीं रखनी, पर मुझे पता है कई लोगों को कीड़ा होता है ना, कि मैडम नहीं देख पाते तो करिश्मा बाद में देख लेना कभी, पर देख लेना बेटा, मैं ऐसा कह रही हूँ। तो हमने कहा कि जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये सब तुम्हें मिल जाएगा पीडीएफ, तो लोड मत लो ज्यादा। फिर हमने बोला सुक्रोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है ना। तो इस तरह से आपके ये डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें आपके पास में है यहाँ पे। अब इसी के अंदर ही हम लोगों ने बोल दिया भाई ओलिगोसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड ही जो है वो आगे चलकर बनते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो पढ़ाया था ना, पॉलीसेकेराइड तो किया था 12th में। इजी लग रहा है ना मयंक, आ रहा है ना समझ में बेटा, डेली पढ़ोगे डेफिनेटली समझ में आएगा। अब बात करते हैं ओलिगो मतलब खूब सारे। अब पॉली इसमें एग्जाम्पल आ गया, तो इतनी रामायण नहीं पढ़नी, फिर भी जिसको पढ़ने की रामायण पढ़ने का मतलब मन है वो पढ़ लेना, तुम्हें मैंने दे रखा है पढ़ने के लिए। मैं मोटी मोटी चीज बताऊंगी, क्योंकि रामायण पढ़ने के लिए तो मैंने फिर थियरी दे दी, किताब का रट्टा तो लगाऊंगी नहीं, मोटी मोटी चीज पढ़ाऊंगी, रट्टा लगाना है तुमने पढ़ लेना है ना। समझ में आ रहा है। तो अब हम बोल रहे हैं स्टार्च हो गया है, स्टार्च मांड होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, सेल्यूलोज हो गया। अब सुनो मेरी बात, अपनों को कहते हैं भाई तुम मोटा हो रहे हो ना, तुम मोटे हो रहे हो तो तुम क्या करो, तुम गेहूं खाना बंद कर दो। लोग ऐसा कहते हैं ना, गेहूं खाना बंद कर दो, चावल मत खाओ। क्यों मत खाओ, अब समझो यहाँ पे क्यों कहते हैं। जिसका डाइजेशन खराब होता है, जिसका डाइजेशन कम है, तो अब सोचो कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, है ना, इन सब के अंदर क्या है, इनके अंदर स्टार्च है ना, समझना मेरी बात को। इनके अंदर सेल्यूलोज है, तो बेसिकली इनके अंदर जो स्टार्च है ना ये पॉलीसेकेराइड है। तो एक बात बताओ, मोनोसेकेराइड ज्यादा अच्छे से पचेगा या फिर डाइसेकेराइड ज्यादा अच्छे से पचेगा या फिर पॉलीसेकेराइड ज्यादा अच्छे से पचेगा। तो पचने में कम टाइम लेगा ग्लूकोज जैसा, यानी कि मोनोसेकेराइड, उससे ज्यादा फ्रूट्स। तो तुम्हें कहते हैं बेटा फ्रूट्स पे फोकस करो, फ्रूट्स खाओ, कहते हैं ना फ्रूट्स खाओ, है क्यों कहते हैं, क्योंकि गेहूं, क्योंकि हमें कार्ब्स चाहिए, कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं। तो कार्ब्स चाहिए तो हम पॉलीसेकेराइड की तरफ नहीं मूव करके हम छोटे सेकेराइड पे चले जाओ, तुम समझ रहे हो, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ में आया, आई चीज समझ में। तो पॉली की जगह कहते हैं कि बेटा तुम क्या कर लो, तुम ये खा लो। अब पालक है, अब पालक तुम खाओ, है। अब ये हनी विथ मार्ट वाटर, ये सब बेवकूफी है। हनी अगर खाना है, हनी में आजकल के हनी में क्या होता है, आजकल के हनी में सिर्फ चीनी होती है और कुछ नहीं होता, है ना।
तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब चीनी क्या करती है ना कि क्रेविंग करवाती है। अब क्या होता है, चीनी जब आप खाते हो ना, जो जनरल चीनी जो सुक्रोज होता है, वो अगर आप खाते हो तो वो क्या करता है, आपके ग्लूकोज के लेवल को एक साथ हाई करता है ना, फिर एकदम से लो कर देता है। अब जैसे ही एकदम से पहले ही बार एक बार तो खाया तो अपना पेट भर गया अचानक से, फिर क्या होगा, एकदम से पच जाएगा तो अब आपको एकदम से भूख लगेगी, इसलिए चीनी खाने के लिए मना करते हैं। तो जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ के आते हैं पहले, है ना। अगर आपको ये न्यूट्रिशन के बारे में एक एक चीजें पता है तो आप लोग आराम से अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हो। और कुछ हम जैसे लोग हैं, कई लोग कहेंगे मैडम आप तो न्यूट्रिशन पढ़ाती हो, फिर आप क्यों मोटी हो रही हो, आपने क्यों अपनी डाइट बैलेंस नहीं की। फिर आते हैं हम जैसे लोग जिनको जेनेटिकली डायबिटीज होती है ना। अब बेचारे जेनेटिकली डायबिटीज हैं, फिर तो उनका सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है पहले ही, है ना, तो उनके साथ और दिक्कत है। ये डायबिटिक वाले लोग मोटे होते रहते हैं, ठीक है। किसी को थायराइड है, अब वो क्या कर लेगा बेचारा, मैं मोटी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे सुन के। चलो, तो हमने कहा स्टार्च, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। हमने कहा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, अब सुनो मेरी बात। आपका ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन जो होता है ना, वो ग्लूकोज पचा रहे हैं, ग्लूकोज के रूप में खाने को पचाया, ग्लूकोज के रूप में खाने को पचाते हैं। लेकिन ये ग्लू आपकी बॉडी में तुमने डेली खाना खाया और डेली पचा दोगे, तो जिस दिन खाना नहीं खाओगे, है ना, जिस दिन खाना नहीं खाओगे उस दिन ग्लूकोज कहाँ से आएगी। तुमने कहा कि भैया मैं तो अपनी बाबू सोना के लिए 16 सोमवार रखूंगा, तो मैं अपनी बाबू सोना के लिए 16 सोमवार रखूंगा, तो बेटा उन 16 सोमवार में तुम्हें तो भूख नहीं लगेगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग के चलने, तुम्हारी सांस को लेने, तुम्हारे यूरिन के बनने, तुम्हारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन को काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तुम्हारा दिमाग का चलाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, बाबू सोना से बात करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगा। तो आपका लीवर को इस चीज का दुख है कि एक दिन ये बंदा अपने बाबू सोना के लिए 16 सोमवार करेगा, तो आज जो इसने ग्लूकोज खाया है, लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये आज पढ़ा रही हूँ, लेकिन जिस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, उस दिन पूछूंगी मैं, और उस दिन बहुत डांटूंगी अगर नहीं बताया तो आंसर। याद रखना, अभी तो मैडम बहुत अच्छी लग रही है, मैडम क्यूट है, मैडम जिस दिन गुस्से में आई ना, उस दिन पता लगेगा मैडम क्यूट का क्यूटा हो गई, फिर समझ में आई तुमको। तो हमने कहा कि जो ग्लूकोज है ना, वो लीवर से तब्दील होकर जो है वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन बना लेता है। और इस तरह से ह्यूमन के अंदर जो है वो फूड स्टोर होता है, इस तरीके से इस ग्लाइकोजन की फॉर्म में ह्यूमन के अंदर जो है, अरे भाई साहब, फूड स्टोर होता है, ठीक है, आई चीज समझ में। तो ह्यूमन के अंदर फूड स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो रहा है, आई चीज समझ में। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद में और चीज बताती हूँ, सुनना। अब लीवर ने तो क्या, अब जिस दिन तुमने 16 सोमवार किए, लीवर का तो एक ही काम था, फूड स्टोर कर दिया ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लेकिन जिस दिन तुमने 16 सोमवार किए ना, उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन तुमने फास्ट किया, उस दिन यही ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करेगा, लिख लेना अपनी रफ कॉपी में कहीं पर भी, इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करेगा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का मतलब समझते हो क्या, अग्नाशय। तो अग्नाशय ये काम करता है, और अग्नाशय की कौन सी सेल ये काम करती है, अल्फा सेल काम करती है। अब जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, तब, है ना, बिल्कुल पूछते हैं भानु जी, बिल्कुल पूछते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट करो, फिर क्वेश्चंस की तो काम एसएससी में जो 5 बजे क्लास होती है ना, उसमें आ जाना। आ गई चीज समझ में। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हो गए। इतना ही पूछेंगे। हाय राम, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब तुमने स्टार्च देखा, देखो स्टार्च कैसी स्ट्रक्चर का दिखता है, ग्लाइकोजन देखो कैसी स्ट्रक्चर का दिखता है, सेल्यूलोज को देखो, अब इतना भयंकर सेल्यूलोज है, पचने में टाइम लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब इतना भयंकर सेल्यूलोज, अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि क्यों सेल्यूलोज को पचाने के लिए मनुष्य के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता था, क्योंकि एक तो इसकी स्ट्रक्चर देखो तो कितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब ये छोटी मोटी चीजों से नहीं पचेगा, ये आपके पेंक्रियाज, ये आपके स्टमक, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं पचेगा। इसलिए जब हम सेल्यूलोज खाते थे, तुम कहोगे मैडम हम कब सेल्यूलोज खाते थे, अरे जिस दिन तुम आदि मानव थे, जब तुम कंदमूलों पे निर्भर करते रहते थे, जब तुम घास फूस खाते थे, है ना। आज तो तुम पिज्जा बर्गर खा रहे हो, लेकिन उस दिन जब तुम घास फूस खाते थे, तो इसी सेल्यूलोज को पचाने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता था जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अब आज हम सेल्यूलोज इतना खाते नहीं है, इतना सा खाते हो तुम। किसी दिन याद भी है तुमने आखिरी बार पालक कच्चा कब खाया था, और खाते भी तो पका के खाते हैं, पहले हम कच्चा खाते थे, तो हमें स्पेशल ऑर्गन अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज तो हम क्या पका पकू के खा रहे हैं, तो सेल्यूलोज भी बेचारा आधा तो पका हुआ होता है, बचा कुचा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पका देती है। उस जमाने में जब हम आदि मानव हुआ करते थे, है ना, जिंगला लहू करते थे, उस दिन
उस टाइम पे जो है वो अपेंडिक्स ही इसका डाइजेशन करती थी। आ गई चीज़ समझ में? चलो, आगे बात करते हैं। अब मैं पढ़ाऊँगी ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना? अब आगे बात करते हैं। क्या लिखा है? एंड स्टार्च जो होते हैं वो एमाइलेज और एमिलोपेक्टिन के बने होते हैं। इतना डीप पढ़ना है तो पढ़ लेना। सेल्यूलोज़ एक संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सेल वॉल के अंदर प्रेज़ेंट होता है, ये तो पता ही है ना तुमको? है ना? क्या होता है सेल्यूलोज़ के अंदर? प प वो सेल्यूलोज़ जो है कोशिका भित्ति इसी की तो होती है ना? अपेंडिक्स में बॉडी का कोई काम नहीं है, आज नहीं है राजा, आज नहीं है। पहले था और कैसे था, क्या था वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बताऊँगी, है ना? अपेंडिक्स के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगी, छोड़ो उसको अभी। तो हमने कहा ये पॉलीसैकेराइड होता है, चलो भाई साहब, अब हमने प्लाप जो है पॉलीसैकेराइड भी पढ़ लिया। अब पॉलीसैकेराइड के बाद में हमारे पास में आती है नई चीज़ें। फंक्शन क्या है फंक्शन? सबको पता है एनर्जी देता है एनर्जी सबको पता है। मैडम भोजन के अंदर जो है वो अनाजों में, फलों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ये सब पढ़ाया है मेरे बच्चे, लास्ट क्लास में सब इसी की रामायण कराई थी मैंने, हैं? प्रोटीन, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अब इसको पढ़ा देती हूँ वैसे तो, वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्च, सरल शर्करा, जटिल आदि के रूप में जाना जाता है। स्टार्च बोल दिया, पॉलीसैकेराइड आ गया। जटिल कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। सरल शर्करा, डाइसैकेराइड बोल दिया, है ना? ये वाली बात है। क्यों मेरे से पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है केमिस्ट्री, ये बता दो, हैं? कल नहीं हुआ था बेटा अश्वनी। बेसिकली जो कल वाला सेशन न्यूट्रिशन पार्ट 2 लगा हुआ था ना, वो मुझे आज लेना था 2 बजे। अब मुझे पता नहीं उसकी डेट कैसे कल की हो गई, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कल क्लास लगी हुई है। मैं तो आज के भरोसे थी कि आज 2 बजे पढ़ा दूँगी उसको। तो कल वाली क्लास हुई नहीं, तो मैंने आज आज वो क्लास ले ली। समझ में आ गई? तो ज़्यादा लोड मत लो। अब मेरे से पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूँगी। जिसको मेरे से पढ़ना है उसको मैं पढ़ा दूँगी, जिसको मेरे से नहीं पढ़ना उसको कोई और पढ़ा देगा, पर अभी तो पढ़ लो। ठीक है ना? अब देखो, एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। अब स्टार्च कौन है? पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या हुआ? पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज क्या हुआ? मोनोसैकेराइड। मतलब इस पॉली को मोनो में तोड़ा, किसने तोड़ा? एमाइलेज ने तोड़ा। हर ताले की जैसे एक चाबी होती है, वैसे ही हर रिएक्शन का एंजाइम होता है। अब मैडम एंजाइम करता क्या है? अब एंजाइम करता क्या है? एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। आलू कितने लोगों ने उबाले? जल्दी बताओ, आलू कितने लोगों ने उबाले? क्या करना होता है? पानी डालते हैं, पानी के अंदर आलू डालते हैं, और आलू डालने के बाद में क्या करते हैं? मम्मी बोलती है कि इसके अंदर वो डाल दे, नमक डाल दे, ताकि आलू जल्दी पक जाएगा, यही बोलते हैं ना? तो आलू अगर जल्दी पक जाएगा, आलू अगर जल्दी पक जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि उस नमक ने आलू के पकने की रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। टाइम जो है ना उसका, वो क्या कर दिया? कम कर दिया। जो आलू बिना नमक डाले 10 मिनट में पकता, वो आलू नमक डालने के बाद में 7 मिनट में पक गया। हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं होते तो हमारा खाना सुबह का खाया हुआ अगले 24 घंटे में पचता। लेकिन हमारी बॉडी में एंजाइम होने के कारण वही खाना 6 घंटे में पच जाता है। किसकी प्रेजेंस के कारण? एंजाइम की प्रेजेंस के कारण। तो एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, जो अभिक्रिया की दर को तो बढ़ा देते हैं और अभिक्रिया के टाइम को कम कर देते हैं। आ गई बात समझ में? बोलो देखें, बोलो देखिए फटाफट से, आ गई चीज समझ में? तो ये वाली चीज है। तो हर रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम होगा। जैसे हर ताले की एक अलग चाबी है, वैसे ही हर रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम है। तो यहाँ पर बोला भाई साहब कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए अंग्रेजी भी है, एंड इमाइलेज बाय द नेम द एंजाइम इमाइलेज असिस्टेड द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च इनटू ग्लूकोज, फाइनली दे प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म, है ना? तो कितना भी मोटा आप जो है वो सैकेराइड ले आओ, उसको डाइजेस्ट करवा देगा हमारा एंजाइम, और कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट कराने के बाद में उसे मोनोसैकेराइड में तोड़ देगा। मोनोसैकेराइड आखिरी कौन सा? ग्लूकोज। और याद करो वो दिन जिस दिन मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, सारा ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद कहाँ चला जाएगा? याद करो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद कहाँ चला जाएगा? आपके एटीपी में बदल जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। यानी कि ग्लूकोज दे रहा है ना? एंजाइम ना कोई कीड़ा है ना कोई वाम है। एंजाइम जो होता है वो बेसिकली क्या है? एंजाइम जो है वो बेसिकली क्या है? एंजाइम एक लिक्विड है, एक सिक्रेशन है जो बॉडी से हो रहा है, कोई कीड़ा नहीं है जो पचा दे रहा है ना? ये एक प्रकार का सिक्रेशन है, और ये सिक्रेशन जो है वो बेसिकली क्या करता है? ये जैसे जैसे कैसे बताऊं अभी यार, नमक डाल दिया, है ना? तो नमक थोड़ी ना कोई कीड़ा है, कोई कीड़ा नहीं है, एक सिक्रेशन है। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके
कार्य हो गए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब मैं फटाफट से बात कर लेती हूँ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैं फिर कह रही हूँ, है ना? यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मैंने दे दी हैं। जैसे कि आपको दे रखा है अच्छे कार्बोहाइड्रेट खराब, ये मैंने एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दिए हैं, क्योंकि जिनको कीड़ा होता है ना एक्स्ट्रा पढ़ने का, उनके लिए मैंने दिए हैं यहाँ पे। तुम्हारा मन हो तो तुम नई-नई चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ने का मन हो तो मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर दिया है। मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर दिया है, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो हाई इन न्यूट्रिशन, लो इन न्यूट्रिशन। फिर हमने बोला मॉडरेट कैलोरी का मीडियम हो गया, तो ये तुम पढ़ लेना, तुम्हें आ जाएगा समझ में, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना? ये बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज़, गैलेक्टोज़, माल्टोज़, फ्रक्टोज़, सुक्रोज़, लैक्टोज़, ओज़ 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 सब में ओज़ आ रहा है, सेल्यूलोज़, ग्लाइकोजन, पैक्टीन, ठीक है ना? ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना। हिंदी में क्या, ग्लूकोज को ग्लूकोज नहीं पढ़ सकते, गैलेक्टोज नहीं पढ़ सकते, माल्टोज नहीं पढ़ सकते, फ्रक्टोज नहीं पढ़ सकते, सब पढ़ाया हुआ है। काइटिन, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पुरानी पुरानी क्लास में देखना, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पढ़ाया था ना, है ना? समझ में आया? टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, तो पुरानी क्लासेस है उसको पढ़ लेना। और आज बच्चे इतने कम क्यों है भाई? आज बच्चे इतने कम क्यों है? कुछ चल रहा है क्या? अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? तुम्हारे शरीर में प्रोटीन नहीं हो, इंपॉर्टेंट पेज पे टिक कर दो। जिस जिस पेज पे लिख रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, जिस जिस पेज पे नहीं लिख रही हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे देखो। जिसने एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिए वो ले लेना पुरानी क्लासेस। अब और सुनो, अब देखो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। अब मैंने कहा भाई प्रोटीन की बात, जब मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ तो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट क्या है इसे भी समझो। तो जब मैं प्रोटीन के बारे में बात करूँ, प्रोटीन की शुरुआत कहाँ से हुई? तुम जब पैदा होते हो ना, तुम्हारी बॉडी में तुमने एंजाइम सुना, तुमने कभी एंजाइम सुना होगा, तुमने एंटीबॉडी सुनी होगी, तुमने एंटीजन सुना होगा, तुमने एंटीजन एंटीबॉडी हो गई, एंजाइम हो गया, है ना? इसके अलावा मैं बात करूँ तो तुमने और क्या क्या होता है, तुमने हार्मोन सुने होंगे। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब किससे मिलकर बनी है बच्चा? प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये सारी की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन से मिलकर बनी है। हर चीज, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना है, हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बना है, सब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने हैं, इतना ध्यान रखना। तो अब एक बात बताओ, हम ग्रोथ कर रहे हैं, मैंने एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस पढ़ाया था तुमको। जब हम ग्रोथ कर रहे हैं, जब हम ग्रोथ कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी का एक फेज है ना? जब हम छोटे बच्चे थे, छोटे से हम बड़े हुए, तो हमारी बॉडी के फेज में हमने ग्रोथ की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैं वही बता रही हूँ ज़ेबा, सुनो कि जब हम ग्रोथ कर रहे हैं तो उस केस में हमारी बॉडी में एंजाइम काम नहीं करते, हमारी बॉडी में हार्मोन्स काम करते हैं जो बॉडी से सीक्रेट होते हैं। और ये मैंने पढ़ाया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ये मैंने पढ़ाया था, पुरानी क्लासेस में जाके देख लेना, जब मैं पेंक्रियाज और मतलब जब मैं कुछ तो पढ़ा रही थी तब। इतना चीज समझ में आया? तो मैं फिर से कह रही हूँ, फिर से सुन लो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना? अब बताओ, पढ़ते टाइम अलग से इनके डाउट निकल के आते हैं कि मैडम मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। लटको, खूब लटको, एक्सरसाइज करो लटकने की, बढ़ जाएगी। प्रोटीन पियो, बढ़ जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है। प्रोटीन डब्बे वाले प्रोटीन नहीं, नेचुरल प्रोटीन खा लो, है ना? ये वाली बात है, लटको बस। लटको की मैं नहीं कह रही कि 2-4 इंच बढ़ जाएगी, 1 आध इंच तो बड़ी बढ़ जाएगी डेली एक्सरसाइज करोगे तो। ये मैं लिख के दे रही हूँ, है ना? कई लोग ऐसे कहते हैं फेरो के टाइम पे लड़की की हाइट बढ़ जाती है, भाई मेरे को तो समझ नहीं आया आज तक कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता। खैर छोड़ो, अब इसके अंदर ना चीजें समझ लो कि प्रोटीन क्या काम कर रहा है। प्रोटीन एंजाइम भी है ना? आ, प्रोटीन एंजाइम भी है ना? अब यहाँ पे कहा कि लटकने से हाइट नहीं बढ़ती। मयंक, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बेसिकली क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, कैल्शियम अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं, प्रोटीन, है ना, और प्रोटीन और कैल्शियम अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं तो आपकी मसल्स और आपकी बोन्स में थोड़ा सा, मैं कहना 1 इंच कितना होता है यार, उतना सा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको देखने को। इतना तो इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, जिसकी 5-2 है उसकी 5-3 हो जाएगी, है ना? प्रॉपर अगर आप उसमें लेते हैं तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये मैं कहती हूँ, है ना? कहते हैं 18 साल के बाद में, क्योंकि बॉडी ग्रोथ कर चुकी होती है ना?
मैं नहीं कह रही कि 6 से 5 से 6 इंच हो जाएगा, लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है हमारे पोस्चर भी खराब होते हैं। हम ऐसे खड़े हैं या फिर हम ऐसे खड़े हैं या फिर हम ऐसे खड़े हैं। अब तीनों में मेरी अब जो है हाइट में डिफरेंस आ गया। यहाँ देखो, एक तो मैं यूँ खड़ी हूँ, आपका पोस्चर भी चेंज हो जाता है एक्सरसाइज से, है ना? एक मैं यूँ खड़ी हूँ और छोटी हो गई और एक मैं यूँ खड़ी हूँ, ये लो। तुम तीनों में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा। बस ये चीज़ होती है ना? इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो नेक्स्ट चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि प्रोटीन जो होता है आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। आपकी प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी टिश्यू की ग्रोथ नहीं होगी, आपका बॉडी का ऑर्गन ग्रोथ नहीं करेगा, आपकी बॉडी के फंक्शंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डाइजेशन एंजाइम के बिना नहीं होगा, एंजाइम प्रोटीन के बिना नहीं बनेगा, प्रोटीन की कमी हो गई तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो डाइजेशन नहीं होगा, तो बॉडी सिस्टम खराब। समझ में आ रहा है? आपकी बॉडी में हार्मोन, हार्मोन किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। प्रोटीन नहीं बना, हार्मोन नहीं बना, बॉडी का डेवलपमेंट रुक गया। तो जिसकी हाइट रुकती है ना एज के साथ में, उसकी हाइट क्यों रुकती है? उसकी हाइट जो है ना? उसकी हाइट क्यों रुकती है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब आपकी बॉडी को ग्रोथ की ज़रूरत थी, उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी। समझ में आ रही है तुमको ये बात? है ना? मेरी हो सकता है मेरी आईसाइट बचपन में ही खराब हो गई थी, है ना? तो हो सकता है कि वहाँ पर भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी रही हो। समझ में आ रही है तुमको? तो ये सारी चीज़ें, ये सब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें यही लिखा हुआ है, इसमें तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि अधिकतर जटिल पदार्थ जो जीवित जीवों में मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना? और एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम बर्जीलियस था, उन्होंने बताया प्रोटीन का मतलब प्रोटियोस से लिया गया था। प्रोटियस का मतलब होता है पहला स्थान, है ना? और एक प्रजाति के प्रोटीन दूसरी प्रजाति के प्रोटीन से भिन्न होंगे, बिल्कुल भिन्न होंगे। बाल का प्रोटीन अलग होगा, है ना? हार्मोन का प्रोटीन अलग होगा, एंजाइम का प्रोटीन अलग होगा। बाल और नाखून का प्रोटीन जो है, वो बेसिकली क्या होता है? सेम होता है ना? समझ में आया? ऐसे ही हम कहेंगे कि सलाइवा के अंदर अलग प्रोटीन तुमको मिलेगा, बॉडी की अलग-अलग जगह पर अलग-अलग प्रोटीन मिलेगा, है ना? दूध गाय के दूध में अलग प्रोटीन मिलेगा, माँ के दूध में अलग प्रोटीन मिलेगा, है ना? तो इस ये भी सारी चीज़ें जो हैं, वो अलग-अलग होती हैं। आई चीज़ समझ में? तो प्रोटीन क्या कह रहे हैं? प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है और अमाइनो एसिड जो है, वो बेसिकली नाइट्रोजन से मिलकर बना है। तो बॉडी में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने मिलकर अमाइनो एसिड बना है, अमाइनो एसिड ने मिलकर जो है, वो बेसिकली प्रोटीन बनाया। तो बॉडी में नाइट्रोजन की भी उतनी ही ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं कि दालें खाओ। दालें क्यों खाओ? अब दालों की कहानी समझ लो पहले। इतनी रामायण जो पीछे लिखी है उसको पढ़ने से पहले बेसिक चीज़ समझ लो। अब हमने बोला क्या हुआ? कहानी सुनना अब। हमने कहा भैया दालें खाओ। दालें क्यों खाओ? दालें खाने का कोई तो कोई रीज़न होगा। दालों वाले जो पेड़ होते हैं ना उनको लेग्यूम प्लांट कहते हैं। अब लेग्यूम प्लांट के अंदर क्या हुआ? आप जब इसकी जड़ों में देखोगे तो इसकी जड़ों में गाँठें बनी हुई हैं और इसकी जड़ों के अंदर जो ये गाँठें बनी हुई है ना, इन गाँठों के अंदर कौन-सा बैक्टीरिया रहता है? इन जड़ों के अंदर जो गाँठें बनी हुई हैं, इन गाँठों के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है और वो बैक्टीरिया अब हुआ क्या देखो, लेग्यूम प्लांट था, अब लेग्यूम प्लांट ने क्या किया? अब तुम हाइट पे अटक गए, मैं कहाँ लेग्यूम पे चली गई, तुम्हारी बातें पूछ सुन लेती हूँ। हाँ, सफिशिएंट है, मिस्टर साहिल शर्मा, बिल्कुल सफिशिएंट है, टेंशन ही मत लो। तुम पागल-वागल हो क्या? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, लटकने से कोई इतनी भी नहीं है कि इतना बंदा इतना हो जाएगा। मैं कह रही हूँ इतनी इतनी, वो भी आपका पोस्चर सीधा हो जाता है बस, और कोई लेना-देना नहीं है। है ना? चलो, हड्डियों में अलग प्रोटीन होगा, है ना? ये सारी चीज़ें हैं। चलो, अब आगे देखो कि लेग्यूम प्लांट की जड़ों के अंदर ना क्या हुआ? एक एक बैक्टीरिया था जिसको नाम क्या है? तुम जान सकते हो क्या? लेग्यूम प्लांट की जड़ों में कौन-सा बैक्टीरिया था? राइज़ोबियम। अब राइज़ोबियम नाम का बैक्टीरिया था। राइज़ोबियम नाम का बैक्टीरिया था। अब लेग्यूम फैमिली जो होती है ना, लेग्यूम फैमिली कौन है? दालों वाली सारी, जिसमें चना, सोयाबीन सब आ जाएँगे, है ना? राजमा-वाजमा, मूँगफली-वूँगफली सब आ जाएँगे। तो लेग्यूम फैमिली ना एक दिन जा रही थी पार्टी में, तो उसको राइज़ोबियम मिला। राइज़ोबियम रास्ते में गाना गा रहा था, ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं, है ना? पी रखी थी इसने। तो लेग्यूम फैमिली ने बोला, बेटा राइज़ोबियम तेरे को क्या हो गया? कहता, ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं, मेरा तो इस दुनिया से जो है वो मोह उठ चुका है। मेरा तो जो है इस दुनिया से विश्वास उठ चुका है, मैं तो मरूँगा। मेरे पास रहने को जगह नहीं है। तो लेग्यूम फैमिली ने कहा कोई बात नहीं। हमारे घर के बेसमेंट यानी कि लेग्यूम फैमिली की जड़ों के अंदर, तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे घर के बेसमेंट में जगह है, तो बेटा वहाँ रहने लग जा। ठीक है? तो राइज़ोबियम को ले आए। राइज़ोबियम को क्या हुआ? रहने की जगह मिल गई। फिर लेग्यूम वही बात है, कोई दुनिया कभी भी फ्री में कोई काम नहीं करती है। तो लेग्यूम फैमिली को पता लग गया कि राइज़ोबियम के पास एक पावर है। क्या पावर है? राइज़ोबियम के पास में पावर है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने की।
प्रकृति के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की, उसको रोक के रखने की। समझ में आया? तो लेग्यूम फैमिली को भी पता था कि राइजोबियम क्या कर पाता है, राइजोबियम जो है वो बेसिकली क्या कर पाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाता है। तो लेग्यूम फैमिली ने राइजोबियम को कहा तू हमारे घर की जड़ों के अंदर रह ले, है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह है, तो राइजोबियम को रहने को जगह मिल गई। और राइजोबियम का जो फंक्शन था, जो राइजोबियम की जो गॉड गिफ्ट चीज थी, क्या थी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो राइजोबियम करने लगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन जब ये जड़ों में रह के कर रहा है, तो जड़ों से कहाँ पे जाएगा, प्लांट में। तो नाइट्रोजन रुका, तो नाइट्रोजन ने बनाया अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड आगे चलकर जो है वो किसका निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो इस कारण से राइजोबियम को जड़ों में जगह देने से लेग्यूम फैमिली फेमस हो गई। अब सबको पता चल गया कि लेग्यूम फैमिली जो है के अंदर राइजोबियम प्रेजेंट है, लेग्यूम फैमिली ने राइजोबियम को रहने को जगह दी है, इसलिए लेग्यूम फैमिली के पास में, दालों वाले पौधों के पास में भर भर के प्रोटीन होता है। क्यों प्रोटीन होता है, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बताओ, आई क्या चीज समझ में, सबको समझ में आ गया? इसलिए दालों वाले पौधों के अंदर जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। कहानी समझ में आ गई? अब ये रामायण तो तुम भी पढ़ लोगे, ये रामायण तो तुम भी पढ़ लोगे। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क मांसपेशियों में प्रोटीन होता है, मस्तिष्क में भी प्रोटीन होता है, लीवर में भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन सब में अलग अलग है, अलग अलग प्रोटीन अलग अलग काम कर रहा है। मजा आ गया? आ गया मजा? हाय राम, इस एक्सप्लेनेशन को भी अब मैं एक बार और बताऊं? अब इसको क्या ही बताऊं यार मैं एक बार। राइजोबियम को लेग्यूम फैमिली ने जड़ों में रहने को जगह दे दी। राइजोबियम के पास में नेचर थी, हाँ मूंग दाल खाया करो, वेरी गुड। राइजोबियम के पास में जगह थी, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था, है ना। तो फिर लेग्यूम नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया, नाइट्रोजन रुक गया, प्रकृति से नाइट्रोजन ले लिया, अमाइनो एसिड बना लिया, अमाइनो एसिड बनने के बाद में लेग्यूम प्लांट, अमाइनो एसिड से ही तो बनते हैं प्रोटीन, सीधी सिंपल सी बात है ना। चलो, तो प्रोटीन अगर आपको चाहिए, आपकी बॉडी का फंक्शन अच्छा चाहिए, दिमाग की ग्रोथ चाहिए, तो ये सब चीजों के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रोटीन चाहिए होगा, सीधी सिंपल सी बात है। और फिर कह रही हूँ, रेगुलर रिकॉर्डेड देखने वाले जब रेगुलर पढ़ेंगे ना, लाइव पढ़ेंगे, तभी मजा आएगा बेटा, ऐसे मजा भी नहीं आएगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, रोशनी बाद में सुनूंगी तुम्हारी। अब हमने बोला कि प्रोटीन मॉलिक्यूल इज अ वेरी लार्ज कंपेयर्ड with molecule of sugar and salt and consistent of many amino acid joined together for long chain much as beard and arrange of a strain। भाई सीधी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो लंबी लंबी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, मोतियों की जैसे पिरो जाते हैं, और फिर वो क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। हमारे पास में 20 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है वो अमाइनो एसिड रखे हैं हमारे पास में, 20 सामान पड़े हैं। आपको चीनी दे दी, आपको दाल दे दी, आपको आटा दे दिया, आपको मैदा दे दिया, आपको सूजी दे दी, आपको दूध दे दिया, आपको ऐसे करके 20 चीजें दे दी तुमको, है। अब तुम्हें बोला कि इन 20 चीजों से तुम कुछ बनाओ, है। अब जो कुकिंग वाला आदमी है उसको तो पता है यार, वो उन 20 चीजों से कोई 5,000 चीजें बना सकता है नहीं बना सकता। आलू दे दिए तो बहुत सारी चीजें बन सकती है यार, आलू पकौड़ा बन गया, ब्रेड पकौड़ा बन गया, है, या फिर जो है सूजी का हलवा बन गया, आटे का हलवा बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो 50 चीजें बन सकती हैं। समझ में आ रही है तुमको? ये तो तुम्हारा कोई मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, भाई तुम्हारे पास में 20 चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उन 20 अलग अलग अमाइनो एसिड को अलग अलग तरीके से जोड़ दोगे तुम, तो तुम्हारे पास न जाने कितने टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे। तो बस इतना ही हुआ कि 20 अलग अलग अमाइनो एसिड से जो है तुम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बना लेते हो, है ना। और ये प्रोटीन जो होते हैं वो आगे चलकर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों में काम आ जाते हैं। अब लड़कियां बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं, क्यों करवाती हैं? क्योंकि बालों के अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अब लड़कियों के बालों के अंदर केराटिन की जो है कमी हो गई, तो लड़कियों के बाल बेजान हो गए, हमारे जैसे चमकते दमकते नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ, तो लड़कियों ने ऊपर से प्रोटीन जो है वो क्या कर लिया, लगा लिया, है। अब ऊपर से प्रोटीन लगा तो 1 वॉश 2 वॉश 10 वॉश 20 वॉश के अंदर तो खत्म हो जाएगा। अरे तो भैया तुम खा लो यार, है। तो बस यही वाली कहानी है, समझ में आ रही तुमको? तो यही होता है नाखून। अब तुम्हें बताती हूँ, पुराने जमाने में हमारे घर में सिगड़ी हुआ करती थी सर्दियों में। भाई हम तो है राजस्थान से, ठीक है, हम तो है राजस्थान से, तो राजस्थान में तो सिगड़ी विगड़ी होती है, चूल्हे उल्हे होते हैं, है ना, देसी आदमी हम तो भाई सिगड़ी होती थी। अब घर में हाथ तपने के लिए, पैर तपने के लिए सिगड़ी लगा के रखते हैं, अंगीठी जिसे कहते हैं। पता नहीं तुम किस किस उससे आते हो स्टेट से, हमारे यहाँ तो अंगीठी को सिगड़ी बोलते हैं। तो सिगड़ी के अंदर कोयला रखते थे।
अब बाल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बाल तोड़ के सिगड़ी में डाल दिया। अब तुमने नोटिस किया होगा, है ना, पंजाब में भी है, हरियाणा वाले तो सब सेम ही जोनर के होते हैं। अब जैसे ही बाल डाला गंदी सी स्मेल आती है कि नहीं आती है? किया है तुम लोगों ने? नाखून तोड़ के डालो, बाल और नाखून तोड़ने पे सेम स्मेल आएगी। इसका मतलब क्या है? बाल में और नाखूनों में सेम प्रोटीन होता है। समझ में आई तुमको? है, हड्डियों के अंदर ओसीन प्रोटीन होता है, दूध के अंदर केसीन प्रोटीन होता है। समझ में आ रही तुमको? तो इस तरह से प्रोटीन जो है वो अलग अलग होते हैं, उनके नाम, उनकी स्ट्रक्चर अलग हो गई तो उनके नाम अलग अलग दे दिए वैज्ञानिकों ने। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अमाइनो एसिड से बने होते हैं, बाकी इतनी सी बात है। रिविजन करने के लिए इस पूरी सामान को तुम आराम से पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोटीन की संरचना पे चलते हैं। प्रोटीन की संरचना ऐसी होती है बेटा, एक सिंपल प्रोटीन होता है, देखो विनय, कोई भी चीज है अगर रिएक्शन करेगी तो बर्न तो होगा ही ना। अब बर्न करने पे स्मेल कर रहा है क्योंकि उसके अंदर जितने अमाइनो एसिड्स हैं उन्होंने रिएक्शन करी, वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी होगी, कोई गैस बन गई तो वो स्मेल करेगी कोई भी चीज हो, है। सीधी सिंपल सी बात है। इसमें तो क्योंकि दहन की प्रक्रिया हो रही है ना विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिएक्शन होगी, गैस बनेगी, स्मेल करेगी। सीधी सिंपल सी बात है ना। अब आगे बोल दिया कि भाई सभी प्रोटीन जो है संपत्ति में, अब प्रोटीन जो होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। अब क्या है, सिंपल नेचर के भी होते हैं, है ना, जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर के भी होते हैं। सिंपल वाले अल्फा प्राथमिक जो है वो प्रोटीन कहलाते हैं, है ना। आप इसे समझिएगा, सिंपल अमाइनो एसिड वाले होंगे उन्हें प्राथमिक प्रोटीन कह देंगे, है ना। सेकंड वाले जो होंगे उनको सेकंड लेयर वर्ब बोल देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखो ये बहुत टिपिकल है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन भी होते हैं, फिर हमने कहा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि टर्शरी स्ट्रक्चर के भी प्रोटीन होते हैं, और फिर हम कहेंगे कि टेट्रा स्ट्रक्चर के भी प्रोटीन होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में 4 प्रकार के प्रोटीन आते हैं। कल परसों एसएससी की क्लास के अंदर वही 5 बजे वाली जो क्लास होती है उसी क्लास के अंदर मैं तुमको पढ़ा रही थी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, अब हीमोग्लोबिन, अब सुनो मेरी बात, ये इतना इसलिए रायता दिया है क्योंकि जिसको जितना डीप पढ़ना है ना वो पढ़ लेना, पर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टेट्रा के लिए आज तक तो क्वेश्चन बना नहीं, है ना। और तुम्हें पढ़ने का मन है तो तुम पढ़ लेना, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है ना। देखो नहीं बना, पर मुझे पता है कि बच्चे कहते हैं हाय मैडम आपने नहीं पढ़ाया ये वो, तो वो मैंने दे दिया, है ना। फिर भी तुम्हें कोई डाउट होता है कि मैडम मैंने पढ़ा था मुझे इसमें डाउट आया है, तो तुम क्या करना, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। समझ में आ गया? आ गई चीज समझ में? अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ टर्शरी टेट्रा का, क्वाटरनली जो होता है अपना संरचना, उसके अंदर सुनो हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? इज अ पिगमेंट ना, वही कमल, इसीलिए वो क्वेश्चन मैं पहले ही बता रही हूँ, टेट्रा वाला पहले ही बता रही हूँ, खुद ही बता रही हूँ, तुम्हारे बोलने से पहले ही बता रही हूँ। तो मैंने क्लास में भी करवाया था, क्योंकि मैंने एक दिन तुम्हें बोला था कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको 10 दिन लगने हैं, पर उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो मैं वो 10 दिन खराब नहीं करूंगी बेटा, मैं वो क्वेश्चन ही पढ़ा दूंगी तुमको, और उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द की जो है पॉसिबिलिटीज पढ़ा दूंगी। ये तो बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी, ये मैंने तुम्हें पहले ही बोल दी थी। और देखो ये यकीनन बात ऐसी है, कोई साइंस ना इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि तुम पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाओ, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ाने लगूँ ना, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे कि मैं तो तुम्हें हार्ट भी पढ़ाती हूँ, मैं तो तुम्हें मतलब सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिए, रेस्पिरेटरी पढ़ा दी, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया। आप जब डॉक्टर लाइन में जाते हो, आप जब मेडिकल एमबीबीएस वगैरह करते हो, तो देन यू रियलाइज कि हार्ट का एक डॉक्टर है जो 10 साल से हार्ट के बारे में ही पढ़ रहा है? अब नीरज मैडम ने तो 1 महीने के अंदर भैया सारा बॉडी पढ़ा दिया। भाई उतना ही पढ़ेंगे ना यार जितनी जरूरत है। अगर मैं हार्ट पढ़ाने लगूं, क्योंकि मैं अगर हमारे एमबीबीएस की भी बात करूं तो हार्ट में भी तुम्हें कोई 25 दिन 20 दिन किताब है पूरी। तो देखो वैसी वाली बात है, मैं फेंकने में या फिर झूठ में इनमें बिलीव नहीं करती, जो है वो तुम्हारे सामने है। मुझे पता है कि ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, इस टॉपिक में 15 दिन लगेंगे, ना तुम्हारे पास इतना टाइम है, ना मेरे पास इतना टाइम है, और ना अपने एग्जाम के लिए इतना टाइम है। तो जो रियलिटी है नीरज मैडम वैसा सामने रख देगी, मैं कोई चिपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करूंगी। वास्तविकता है, इस टॉपिक को पढ़ाने पर 25 दिन लगेंगे। इस टॉपिक में क्वेश्चन एक ही आया और उस एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दूंगी, सीधी बात। किसी को बुरा लगे तो भी बहुत अच्छी बात, किसी को नहीं बुरा लगे तो भी बहुत अच्छी बात, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम धोखे में रहो, और मैं चाहती भी नहीं हूं तुम्हें धोखे में रखना, भले इससे बढ़िया मैं बुरी बन जाऊं।
क्योंकि सबकी मानसिकता अलग अलग है मेरे बच्चे, और मैं हर किसी की मानसिकता पे फुलफिल नहीं हो सकती, है ना। तो दैट इज द ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा बुरा नहीं मानना। फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है मेरे से बोलना। कुछ लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, मैं बीमारी के कारण देख नहीं पा रही हूँ, पर मैं जब देखूंगी तो मैं एक साथ रिप्लाई कर दूंगी। किसी को इनमें दिक्कत आती है मेरे को मैसेज कर देना, मैडम मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत है। मैं पर्सनल पढ़ा देती हूँ बच्चों को, जूम मीटिंग पे पढ़ा देती हूँ, है ना। मैं जब यूपीएससी पीसीएस पढ़ाती हूँ बच्चों को जूम मीट पे पढ़ा देती हूँ, कोई बात नहीं, बैच का अपना अलग चलता रहेगा, कंपनी का अपना अलग चलता रहेगा, अपन तुम्हें आराम से पढ़ा। मैं फोन पे भी पढ़ा देती हूँ कि देख बेटा ऐसे 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 हुआ था, ठीक है, तो लोड मत लेना, है ना। ये है। चलो, तो अब मैंने बोला कि जो टेट्रा वाला है उसमें क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, मैंने क्या बोला था, मैंने आप लोगों को बोला कि हिम प्लस ग्लोबिन। अब हिम प्लस ग्लोबिन होता है, हिम हिम माने आयरन सेल, और ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गया। तो वो एक प्रकार का पिगमेंट है, पिगमेंट जो कलर देता है। अब हार्मोन भी प्रोटीन से बना, एंजाइम भी प्रोटीन से बना, एंटीबॉडी भी प्रोटीन से बना, एंटीजन भी प्रोटीन से बना, पिगमेंट भी प्रोटीन से बनेंगे। बॉडी में जो जो बना सब प्रोटीन से बनेंगे। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो 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 स्ट्रक्चर है ना हीमोग्लोबिन की, वो टेट्रा वाली स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स वाली, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। साहिल मेरी पढ़ाई बड़ी अटपटी सी है, तुम्हें समझ नहीं आएगी, है ना। हाँ पर मैंने पीजी किया हुआ है, ठीक है, पर मेरा पीजी मेडिकल में नहीं किया है, ठीक है, ये वाली बात है। आगे बात करते हैं, ये वाली चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोगों ने क्या किया, तो ये आप लोगों की टेट्रा स्ट्रक्चर हो गई, है ना। अब मजेदार चीज कहाँ गई, अरे कहाँ गई, अरे हाँ, अब हम बात करते हैं वाइटामिन की, है ना। नहीं, मैं कॉमर्स से कैसे हो सकती हूँ विनय, अगर मैं कॉमर्स से होती तो मैं साइंस कैसे पढ़ा रही होती भाई, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। तो अभी हमने कहा कि भाई क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर, आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन सेल। तो आयरन सेल और ग्लोबुलिन प्रोटीन मिल गया, तो हम लोगों ने क्या कह दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पर कह दिया कि भैया टेट्रा वाला है मयंक, है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये आप लोगों का हीमोग्लोबिन हो गया। हीमोग्लोबिन में जो आयरन सेल है और ग्लोबिन प्रोटीन है मिलकर कलर दे रहे हैं। कलर कौन सा दे रहे हैं, रेड कलर। इसलिए आपके ब्लड का जो रेड कलर आता है वो इसीलिए आता है। इसका अगर काम में और बात करो तो ऑक्सीजन को बाइंड करके चलता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर है आयरन, और आयरन ने बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड किया हुआ है, इसलिए हीमोग्लोबिन का काम भी क्या हो गया, ऑक्सीजन को बाइंड करना हो गया, ठीक है। आई चीज समझ में। अब देखो और क्या कह रहे हैं, वाइटामिन, वाइटामिन बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं, इसको मैं पढ़ा दूंगी, कल की क्लास में पढ़ाएंगे वाइटामिन को, है ना। जितनी जितनी कुछ दिया है वो पढ़ लेना, मैं ये पूरा वाइटामिन वाला टॉपिक भी दे दूंगी। मैंने इसमें क्वेश्चंस भी ऐड ऑन किए हुए हैं, है ना। जो लोग क्वेश्चन करते रहते हैं ना, मैंने इस पीपीटी में क्वेश्चंस भी ऐड ऑन किए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी देख लेना हालांकि, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज भी कई सारी मैंने इसमें दे रखी है, जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना हो इसको मैं कल पढ़ा दूंगी, और कल ही मैं डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्टार्ट करूंगी। ये लो तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मैंने सारी चीजें मेंशन की हुई है। हेयरफॉल एक चीज से नहीं होगा बच्चे, हेयरफॉल एक चीज से नहीं होगा, हेयरफॉल बहुत सारी चीजों से होगा। आपकी बॉडी के अंदर मानो कि बॉडी पेन हो रही है, अब बॉडी पेन के ना बहुत सारे रीजन हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो सकता है कि एक्सेस वर्कआउट किया हो सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, हो सकता है कि है ना क्या बोलते हैं कोई मसल्स में रैप्चर है, हो सकता है लिगामेंट, भाई बहुत चीजें हैं। वैसे ही हेयरफॉल के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। विटामिन B12 भी हेयरफॉल का रीजन हो सकता है, तो विटामिन C और विटामिन K भी जो है, विटामिन E भी हेयरफॉल का रीजन हो सकता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन भी हेयरफॉल का रीजन हो सकता है। तो हेयरफॉल के बहुत रीजन हो सकते हैं। तो मैं स्पेसिफिक तुम्हें कह दूं कि बेटा विटामिन ई लगा लो, नहीं होगा। इसलिए लड़कियां सिर्फ केराटिन ट्रीटमेंट करा लेती क्योंकि उनको समझ नहीं आता खाना क्या है। अगर तुम्हें सही में आपकी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करना है ना, आपको स्वस्थ खूबसूरत बाल रखने हैं, संतूर वाली मम्मी बनना है ना, या संतूर वाले पापा बनना है, आपकी स्किन का आपको बहुत अच्छे से करना है, ग्रे हेयर्स को कम करना है, तो खाओ अच्छा। तुमने कहा मैडम मैं घी खाता हूँ डेली, अरे तुम जो घी खा रहे हो वो तो खाने लायक नहीं है, या तो देसी चीज जो घर में बनता है वो ले लो। अब तुम मार्केट से जितनी भी चीजें ले रहे हो सब खराब है। अब मैडम हमारे पास इतनी जमीन ही नहीं है कि हम उगा सके, ये बात मैं भी तुम्हें मानती हूँ, है ना, कि नहीं कर सकते हो। हमारा खान पान इतना खराब है, मैं कह दूंगी हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां तुम्हें प्लास्टिक दे रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। तो अभी इन चीजों का कोई कोई सॉल्यूशन नहीं बचा अपने पास में, है ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं, रूटीन लाइफ अच्छा कर लो, फिर टाइम से उठो, टाइम से सो,
पुराने जमाने में लोगों ने कहा है तांबे के कप में जो है वो पानी पियो, प्लास्टिक छोड़ दो, जो कर सकते हैं हम वो करें, है ना? मिट्टी के बर्तन में खाना बनाओ। समझ में आ रही है? पहले के लोग सब्जी को मिक्सर में नहीं पीसते थे, पत्थर पे पीसते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएशंस हैं, वो जितनी भी साल्ट हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो सब उसके अंदर आ सके। राजा-महाराजा लोग चांदी के, सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। क्यों? क्योंकि सिल्वर आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चांदी को पी जाओ घोल के, ऐसा मत कर लेना, है ना? सबकी एक लिमिट मात्रा होती है। जिम जाते हो, प्रोटीन पाउडर नहीं पीने का बेटा, नहीं पीने का। प्रोटीन तुम नेचुरल खा लो ना। तुम ऐसा सोचो, आज के जमाने में तुम रहते हो, लेकिन तुम पुरानी चीजों को वापस अपना लो। पॉसिबल हो, घर में एक गाय जरूर रखो। यार इतनी चीजें मिलेंगी ना तुम्हें। जो तुम बाजार का घी खाते हो, सब खराब है, सब खराब है। बाजार का तेल खाते हो, सब खराब है। पुराने लोग कहते थे, जो पुराने लोग कहते हैं बस उस पे आ जाओ, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैं और तो कुछ नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ तुमको। भाई मैं राजस्थान से हूँ, मैं जैसे ही गुड़गांव आई, यहाँ पे खाने का नहीं बैठा। बाल बड़े अच्छे हुआ करते थे मेरे, वो बड़े खराब हो गए भाई, लिटरली खराब हो गए। देन आई रियलाइज कि भैया पुराने जो कंडीशन है उस पे वापस आ जाओ। गांव में बचपन में जो करते थे उन सब पे वापस आ जाओ, है ना? अच्छा खाओ, कचरा मत खाओ, नेचुरल प्रोडक्ट खाओ, जितना ऑर्गेनिक खा सकते हो उतना ऑर्गेनिक खाओ। ये पाउडर की जगह तुम प्रोटीन ले लो, है ना? जो वेजिटेरियन है वो दूध पे फोकस कर ले, पैकेट का दूध के बजाय जहां से ओरिजिनल गाय का दूध मिल सकता है, वो सब चीजें। तो अगर आप अपनी पुराने गांव की जिंदगी को वापस अपनी जिंदगी में ले आओगे, आधी बीमारियां खत्म। दातुन करने लगो, अरे बहुत चीजें यार, केमिकल और प्लास्टिक से जितना दूर रह सकते हो उतना, सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलो। तो ये सारी चीजें जो मेरे को समझ में आई वो मैंने तुम्हें बताई, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की वो मैंने तुम्हें बताई। एग्जाम के लिए सारी पीपीटी पढ़ लेना, कल विटामिन से स्टार्ट करवा दूंगी। आ गई चीज समझ में? बाद में देखने वाले को एक ही चीज कहूंगी, लाइव देखोगे अच्छे से पढ़ पाओगे। दैट इज द ऑल थिंग्स। ठीक है, 5 बजे अपनी क्लास होती है एसएससी पे, वो क्वेश्चन वाली क्लास ले लिया करो, भला हो जाएगा, और कुछ नहीं है। चलो बाय। रेटिंग दे देना पर, ठीक है? और खराब रेटिंग देने वाले पहले मेरे को बता दो कि क्या दिक्कत है ना? ये वाली बात है। एंजाइम और इसमें डिफरेंस, एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस मेरे बच्चे ये होता है, डेली बेसिस पे जो जो चीजें हो रही है ना, डाइजेशन डेली बेसिस पे हो रहा है, रेस्पिरेशन डेली बेसिस पे हो रहा है, एक्सक्रीशन डेली बेसिस पे हो रहा है। इन सब की रिएक्शंस के अंदर डेली बेसिस पे होने वाली रिएक्शन में एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। और लाइफ के फेज होते हैं, प्रेग्नेंट आदमी एक फेज में होगा, बॉडी में ग्रोथ एक फेज में होगी, है ना? है ना? कुछ स्टोर हो रहा है एक फेज में होगा। तो लाइफ की जो फेज वाली चीजें होती हैं, प्रेगनेंसी में बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, है ना? बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, ये इन सब चीजों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। महीने में एक बार एग निकलेगा बॉडी से, है ना? तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आएंगे, तो उसमें भी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। स्पर्म है, अब स्पर्म हर दिन बन रहे मानती हूँ, पर ये स्पेशल कंडीशन है, हर दिन निकल थोड़ा ना रहे, वो डिपेंड करेगा, है ना? तो इसे बहुत बेसिकली समझो तुम। तो बॉडी की जो स्पेशल चीजें होती हैं उनके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो नेचुरल चीजें हैं उनके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज द थिंग्स। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं ना, बाय, थैंक यू। प्रेग्नेंट लेडी, आदमी नहीं, ठीक है? चलो।